मुझे एक बात बताओ, जैसे 20-21 लाख रुपए मतलब मैं लगाने जाऊं किसी गाड़ी के लिए, 20 लाख में मेरे पास अच्छे अच्छे ऑप्शन आ जाते हैं, तो मैं एक्सयूवी 400 की तरफ क्यों जाऊं? मैंने ये गाड़ी ली थी, सेम क्वेश्चंस मेरे दिमाग में भी थे। हम्म, ठीक है, मैंने रिस्क लिया इसमें, एक्चुअली में मैंने रिस्क लिया कि चलो करते हैं ट्राई। जब मैं पहले ट्रिप करके आया था अपनी फैमिली के साथ, तो भी मैंने ये क्या कहते हैं सोचा था कि इसको कैसे मैनेज करूंगा, क्या करूंगा। 21 लाख रुपए लगाने के बाद मतलब आपने बता तो दिया ही 23-24 हजार रुपए की ईएमआई जाती है, बट आप ढूंढ रहे हो कि ब्रेक इवन आपको मिल पाएगा? क्योंकि जब एक बंदा ईवी खरीदता है ना, तो उसको लगता है कि यार मैं पहले ही, जैसे आप एक्सयूवी 400 ना लेके 300 ले लेते। खैर आपके साथ तो ये केस है, आपको ऑटोमेटिक ही चाहिए थी गाड़ी, बट अगर मैं मैनुअल ले लेता तो शायद मुझे 12-13 लाख रुपए बढ़ जाते, तो मेरे एटलीस्ट 7 लाख रुपए बच जाते, और मैं सोचता कि यार 7 लाख रुपए का पेट्रोल डलवा लूंगा, है ना? तो आपको कहाँ लगता है कि ये चल यार मेरी रनिंग तो ज्यादा है, बट कहीं ना कहीं मुझे ब्रेक इवन मिलेगा इसका? अच्छा, बाकी जो गाड़ी के फीचर है एवरेज सॉर्ट ऑफ है। अगर आप मुझे 5 में से रेटिंग देने के लिए कहेंगे, तो अगर फीचर्स की होगी तो मैं 2 या 2.5 से ज्यादा दे ही नहीं पाऊंगा, है ना? एक 20 लाख की मैंने गाड़ी खरीदी थी, कोई पेट्रोल डीजल या XYZ कुछ भी, ईवी के अलावा, है ना? अब मैंने गाड़ी खरीद ली, अब 5 साल बाद मैंने चलाया यार, मैं ना उस गाड़ी से बोर हो गया, अब मुझे चाहिए थी, तो मैं उसको रीसेल के लिए आराम से डाल सकता हूँ। तो क्या ऐसी रीसेल आप इस गाड़ी से एक्सपेक्ट करते हो? क्योंकि मैं तो नहीं करता। जब आप इस गाड़ी में बैठेंगे ना, तो आपने जो ये 20-21 लाख रुपए लगाए हैं, वो आपको फील नहीं आएगी कि आपकी गाड़ी उस सेगमेंट में है जो क्या कहते हैं 19-20-21 लाख वाली सेगमेंट की गाड़ी है। तो बैटरी की कॉस्ट है आपके माइंड में? क्योंकि अगर मान लो ऐसा कहते हैं ईवी में कि हाफ ऑफ द कार वैल्यू इज द बैटरी वैल्यू, ठीक है? तो 20 का 10 लाख रुपए, तो वो मतलब क्या 10 लाख रुपए मैंने 10 साल में फ्यूल में बचा लिए होंगे? सबको राम राम। वैल्यू ड्राइव की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं दीपक उप्रेती जी, जो कि पहले डीजल गाड़ियां चला चुके हैं, वो डीजल पेट्रोल। अब उन्होंने ली है एक्सयूवी 400 और एक ही साल के अंदर ये 30,000 इस गाड़ी को चला चुके हैं। तो जानेंगे इनका एक्सपीरियंस इस गाड़ी को लेके कैसा चल रहा है, और क्या इस गाड़ी से कितना खुश है और कितना परेशान है। तो उप्रेती जी, सबसे पहले आपका स्वागत है वैल्यू ड्राइव में। थैंक यू। थोड़ा सा अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। मेरा नाम दीपक उप्रेती है, मैं नोएडा एक्सटेंशन में रहता हूँ। पिछले 5 सालों से मैं नोएडा एक्सटेंशन से गुड़गांव अपने ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। लोग मतलब ग्रेटर नोएडा से दिल्ली करते हैं, आप ग्रेटर नोएडा से गुड़गांव मार रहे हो? हाँ, ऑफिस शिफ्ट हुआ, पोस्टिंग चेंज हुई, तो उसकी वजह से चेंज। तो आप ये बताइए कि आप जब इस गाड़ी को लेने गए तो और कौन कौन सी गाड़ी कंसीडर कर रहे थे? मैंने एक्चुअली और गाड़ियाँ देखी नहीं। अच्छा। एक मैंने ग्रैंड विटारा हाइब्रिड देखी थी, मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आई। तो फिर 1-2 वीक में डिसीजन लिया, मैंने ये वाली गाड़ी ले ली। पहले महिंद्रा की गाड़ियाँ चलाई हैं मैंने, इससे पहले भी महिंद्रा की गाड़ी थी एक मेरे पास, तो मुझे अच्छी लगी महिंद्रा में। सच कोई इशू नहीं आता, कस्टमर सर्विस भी अच्छी है। तो गाड़ी ऑल ओवर, यानी मेरे को कोई ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं इसके आगे। अगर आप नेक्सॉन को देखें तो नेक्सॉन इसके आगे थोड़ी कॉम्पैक्ट लगती है, फीचर ज़्यादा है उसमें, मगर एक ये है कि आपने महिंद्रा यूज़ करी हुई है इससे पहले, तो मेरे डिसीजन लेना थोड़ा इजी था। मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं था कि मुझे ये लेनी है या नहीं लेनी, डिसीजन पक्का था। नेक्सॉन बस ऐसी ऑनलाइन चेक कर ली वीडियो में, अदरवाइज। तो आपको मतलब ये गाड़ी एग्जैक्टली पड़ी कितने की? ये मुझे गाड़ी पड़ी लमसम 20 लाख के करीब शोरूम पे। उसके बाद मेरे पास थोड़े और खर्चे थे जो मुझे पता नहीं थे कि ये होंगे। जैसे आपको चार्जर अपना इंस्टॉलेशन कराना है, तो चार्जर तो कंपनी एलोकेट करती है। हाँ, वो कुछ एक सर्टेन 5 मीटर या 8 मीटर के करीब तक उनका फ्री इंस्टॉलेशन होता है, उसके बाद आपको करता है। अब जैसे मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो 3rd फ्लोर से मेरी पार्किंग पहुंचने तक सिर्फ वायर का खर्चा 80,000 रुपये आया था। अच्छा, तो 80,000 रुपए की वायर मतलब काफी ज्यादा नहीं है? आई मीन इसके लिए स्पेशल वायर चाहिए होती है, क्योंकि बैटरी बड़ी है, और जो प्रिकॉशनरी 19 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट है, कहीं खराब ना हो जाए। तो यानी वो स्टैंडर्ड है, एक बहुत अच्छी कंपनी से वो लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई लोकल लगा। इट्स नॉट जस्ट तार, एक स्पेशलाइज इनके लिए वायरिंग होती है, वो उसके लिए होता है। तो प्रति यार मुझे एक बात बताओ, जैसे 20-21 लाख रुपए मतलब मैं लगाने जाऊं किसी गाड़ी के लिए, 20 लाख में मेरे पास अच्छे अच्छे ऑप्शन आ जाते हैं,
तो मैं XUV 400 की तरफ क्यों जाऊं? अच्छा, मेरे पास एक इसका एक छोटा सा आंसर है। मैं अभी 1000 किलोमीटर करके आया हूँ इसी मंथ, हम्म। यहाँ से नैनीताल, नैनीताल से अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से कौसानी। अच्छा। और आप बिलीव करेंगे, इसमें शायद वो भी शायद मैं ज्यादा ही बता रहा हूँ, 1000 रुपए का खर्चा आया होगा सिर्फ जो चार्ज करने में, जो उसने चार्जिंग में लिया है, वो टोल भी के अलावा? कमर्शियल चार्जर में। अच्छा। 700 रुपये कमर्शियल चार्जर का है। और जहाँ मेरा जो एक दूसरा घर है अल्मोड़ा में, वहाँ पर मैंने इसको 2-3 बार चार्ज करा, वहाँ पे वो नॉमिनल चार्ज होता है, यानी एक बार ये गाड़ी 280 रुपये में पूरी चार्ज हो जाती है घर के चार्जर में। घर के चार्जर में 280? हाँ, तो टोल मिला के मेरा टोटल जो मैंने एक्सपेंस निकाला आफ्टर द ट्रिप, वो 1700 रुपये आया था। अब ये भी बताइए कि क्यों क्यों ना ले इस गाड़ी को। अच्छा, तो आप मतलब डेली का आपका किलोमीटर वाइज आप कितना चलते हैं? मैं ऑलमोस्ट 123 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूँ। ठीक है। और मतलब उसमें फिर जैसे अगर आप मान लो, मैं जैसे 20-21 लाख मैंने बोले कि भाई गाड़ी के लिए, तो अगर मैं कोई CNG वाली गाड़ी ले लेता तो मेरी 10-11 लाख में CNG वाली गाड़ी आ जाती कोई? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। दो दो रीजन है। एक तो आप, जो मेरा डिस्टेंस है वो 123 किलोमीटर है, मैंने आपको बताया। जी। 123 किलोमीटर, कोई भी सीएनजी गाड़ी ऐसी नहीं है जो आपको ऑटोमेटिक देती हो। हाँ, अभी टियागो आई है वैसे, अभी आई है, बट मगर हाँ, उसमें बट वो सेगमेंट ही दूसरा है। हाँ, वो सेगमेंट दूसरा। और दूसरी, मेरे घर में ज्यादातर गाड़ी एसयूवीज ही रही हैं, तो मुझे थोड़ी नियर बाय लगी तो मैंने ये ली। और ऊपर से वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि उप्रेती जी जो है पहले फॉर्च्यूनर चला चुके हैं, XUV TUV 300 चला 300 चुके हैं आप, तो फिर इसके बाद भी EV चला रहे हो आप, तो कितना फायदा लगता है आपको चलाने में इस गाड़ी को? देखिए, फायदा तो मतलब इकोनॉमिकली है। दो इकोनॉमिकल दो दूसरा, रीजन है। एक एक तो होता है एनवायरमेंट ड्राइव फ्रेंडली वाली है। फील भी जो होती है। आप, मैं इसको, अगर आप चलाएंगे ना, हम ये वाली चला के अगर गाड़ी देखेंगे वैसे चलेंगे, भी इस गाड़ी को कि चल आप कैसे रही है। इन गाड़ियों को चलाएंगे, आप दूसरी गाड़ियां भूल जाएंगे। एक तो इतनी साइलेंट जो पंच है, अगर दो मैं इतना यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि क्या कहते हैं, डिस्टेंस इतना बड़ा है। और ऐसे मेरी हैबिट भी नहीं है कि मैं गाड़ी क्योंकि को एकदम, ऑफिस आवर्स में तो ऑफिस आवर्स होते हैं जनरली, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चल रहा होता है। मगर अगर इसको कोई, अगर कहीं खाली रोड में आप टेस्ट ड्राइव करें, आप किसी से भी ड्रैग रेस लगवा लीजिएगा, कोई भी BMW मर्सिडीज, फिर आप इसका देखिएगा। हाँ, एक सर्टेन पॉइंट के बाद ये नहीं आगे जाएगी, बट हाँ, बट वो जो इनिशियल्स है वो इसको कोई बीट नहीं कर सकता। एक चीज। दूसरी चीज, इसमें AMT मैंने आपको बता दिया। दूसरा है कि इसमें एक एल मोड। उस एल मोड में क्या है कि आप, वो वन पेडल ड्राइव है जो उन्होंने टेस्ला से लिया है। अच्छा। उसमें आपको सिर्फ एक्सीलेटर हटाना, गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक मारना शुरू कर देती है। अब उसमें क्या है, बम्पर टू बम्पर पूरा। अब आप शाम को लगाइए, कभी कभी 2.5 से 3, 3.25 घंटे भी लग जाते हैं वो पहुंचने में। पूरा NH24 का जाम है, गुड़गांव का जाम है। तो मेरा बस एक पाँव वर्क कर रहा होता है और बाकी गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा लेती है। बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि मैंने देखा है लोग CNG वाली गाड़ी भी चलाते हैं, बट है वो क्लच तो चलेगा ही, क्लच ब्रेक क्लच आप ब्रेक। सीएनजी में एक और एक रीजन है, आप सीएनजी की गाड़ी लीजिए। मैंने आपको बताया मेरा टोटल टाइम 4-4.25 घंटे के करीब लग जाता है। मैं, डिस्टेंस इतना बड़ा है, आते हुए मुझे सीएनजी भरानी पड़ेगी। मैं अपने 20 मिनट या आधे घंटे फिर खड़ी कर दूंगा गाड़ी। कई बार तो दिल्ली में ऐसा होता है 40-40 मिनट तक भी पंप पे खड़े हो जाते हैं। अब बिल्कुल आप, और दूसरा आप कॉस्ट भी देखिए। मैं लमसम में एक लगा रहा हूँ, ऑन एन एवरेज आपका आधा घंटा तो बर्बाद ही है खड़े होने में। ठीक है, वो बिल्कुल आपका ऐसा टाइम है कि आप परेशान ही होते रहेंगे। आप पैसा भी लगाएं, फिर ये भी क्या कहते हैं, आप अपना टाइम भी वेस्ट करें। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कि आपने घर पे प्लग इन कर ली जब आप पहुंचे। हाँ, तो आप, मैं बताता हूँ आपको, मेरा ऑफिस मैंने आपको बताया, आना जाना 123 किलोमीटर है। 123 किलोमीटर मैं 35% में इसमें कवर कर लेता हूँ, आना जाना। अच्छा। 35% में ही हो जाता है। चाहूँ तो मैं ना यूज करूँ उसको, एक दिन में चार्ज ना करूँ, मगर मैं प्रिकॉशनरी मैं ले लेता हूँ कि मैं दोबारा से चार्जिंग में लगा देता हूँ, क्योंकि मैं DC यूज नहीं करता। DC जनरली कमर्शियल चार्जर, मेरे घर के चार्जर है वो AC पे है, तो बैटरी में इतना फर्क नहीं पड़ता, तो मैं रोज ही चार्ज कर लेता हूँ, मगर 35% ही यूज होती है। अभी रेंज क्या मिल रही है सिटी के अंदर आपको इसकी? देखिए, ये कंपनी तो बहुत ज्यादा क्लेम करती है, 400 से अबव वो करती है, नहीं देती है एक्चुअली में। ठीक है, वो उन्होंने जहाँ टेस्टिंग करी होगी वो हिल्स में करी होगी, क्योंकि ये रीजन करती है जब आप हिल्स में जाते हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा थोड़ी देर में इसके बाद। अभी सिटी में, स्पेशली दिल्ली NCR में, ये 300 से ऊपर आपको नहीं देगी विदेशी। 300 फुल लोड में, या फिर आप सिंगल पर्सन? वो मैंने चेक नहीं करा,
मैं क्योंकि सोलो अकेले ड्राइवर ड्राइव कर रहे हो हाँ, आप। वो मैंने चेक नहीं करा। बट हाँ ये है कि जो अगर माइंड में जो एक चलता है, जैसे मैंने आपको बताया था मेरा 24 से 25 हजार रुपए पहले फ्यूल का ही खर्चा था। हाँ, और क्योंकि 130 किलोमीटर अगर आप डीजल से चल रहे हो, हाँ 130 किलोमीटर, और क्योंकि क्योंकि बाकी शाम को जाम भी है, सिर्फ ऑफिस ही तो नहीं है, और आप जाम भी है ऑफिस में, जाम आप जाम कहीं है, और भी ऑफिस लेके है, निकलोगे हाँ वीकेंड पे बिल्कुल। गाड़ी। आप ये लगाइए कि अब मेरे को टाइम का तो छोड़ दीजिए, टाइम का तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसमें जाम में भी ये आप 35 मैक्सिमम अगर इसने पूरी आना जाना यूटिलाइज करा तो तो 40% आप हर यूज तीसरे करके। दिन पे चार्जिंग यूज करते हो? मैं डेली चार्ज करता हूँ, 400 में अच्छा। डेली करता हूँ। मगर अगर मैं चाहूँ हम्म। तो ये एक मैंने आपको बताया ना कि 300 के करीब देती है। हम्म। तो अब ये है कि अगर आप ये जो एंजाइटी है हाँ, असल रेंज में एंजाइटी तो आती है। कि मैं इसको चार्ज कहाँ करूंगा, क्या करूंगा, तो अब आप इसको चार्जिंग के लिए टाइम चाहिए। अब अगर आप घर में चार्ज नहीं करेंगे, कहीं आप कहीं लगाएंगे, तो आपको वहां भी तो टाइम आपको देना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लगता है चार्जिंग का वो है कि आप रोज आप एक बार घर में चार्ज कर लें, क्योंकि इसकी रेंज बड़ी है, ये सब ये टॉप मॉडल है, इसमें 308 कंपनी ने 400 समथिंग इसमें उन्होंने कोट करा था, मगर वो नहीं है, मगर आपको डेली चार्ज करनी पड़ेगी। और अगर मैं चाहूँ तो आना जाना और एक दिन और ये चल सकती है, मगर मैं नहीं लेता वो रिस्क, नहीं क्योंकि लेता। फिर बीच में खड़े होने से कोई तो फायदा बीच में कहीं चार्जर का ढूंढो, मिल जाते हैं बहुत इजीली। अब तो हर गवर्नमेंट के जितने IOCL के जितने भी, या इनफैक्ट HP, बहुत सारे स्टार्टअप्स आ गए हैं जो आपके चार्जिंग के लिए उन्होंने छोटे छोटे कियोस्क बना दिए हैं। तो वो चार्जिंग का कोई इशू नहीं है, मगर यही है कि आप क्यों रोड पे खड़े हो गए, मेन मोटिव भी डिसॉल्व हो गया आपका कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना था। तो चलिए बाकी की बातें हम आपकी गाड़ी चलाते हुए करते हैं और देखते हैं कि और आपने इस गाड़ी को और कितना जाना है। बिल्कुल, चलिए। तो भाइयों अब हम आ चुके हैं अपने प्रीति जी की गाड़ी में, और ऐसी कुछ हमें चाबी मिल जाती है, कीलेस एंट्री इसमें है ही, स्टॉप स्टार्ट का बटन भी मिल जाता है। दीपक भाई मुझे ये बताओ कि जैसे आप गाड़ी घर में चार्ज करते हो, तो आपने इसके लिए कोई अलग से, जैसे कई जगह होता है सोसाइटीज में कि अंडरग्राउंड पार्किंग होती है तो वहीं पे कोई मीटर लगवा देते हैं, तो आपका कैसे है? नहीं, हमारे यहाँ सब मीटर का नहीं था, डायरेक्ट मेरे मेन मीटर से ही ये कनेक्ट हो रखा है। और कितना फर्क आ गया मतलब मीटर लगने के बाद आपके टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल में? ये एक बारी में 280 रुपए के करीब लगते हैं गाड़ी फुल चार्ज होने में। ज्यादा से ज्यादा अगर आया होगा, आप ये लगाइए कि एक दिन में 120 इंटू 25 डेज, 26 डेज, तो मोटा मोटा पकड़ लें 3,500 रुपए के लगभग। हाँ, 3,500-4 हजार रुपए का फ्यूल कॉस्ट, या आप ये कह लीजिए इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट मेरा एनहांस हुआ होगा। अभी तक कहीं गाड़ी बाहर चार्ज करी है आपने, मतलब बाहर चार्ज करते मैंने कई बार गाड़ी बाहर चार्ज करी, बाहर के रेट बहुत ही ज्यादा है। दिल्ली NCR में रहते रहते बाहर नहीं नहीं, दिल्ली NCR में रहते सिर्फ आप बाहर गए टूर जब, हाँ, जब मैंने टूरिंग करी पहली बार, मैं थोड़ा डरा हुआ था कि इसको कैसे चार्ज करूंगा, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है सच। मगर कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा होती है, आप पूरी गाड़ी 700-800, कई जगह 900 रुपए में भी पूरी चार्ज होती है। अच्छा, तो कुछ लोग जैसे ऐसे यार प्रति सोचते हैं कि यार हम EV ले लें, तो एक है ना EV लेते के साथ ही ना, देखो डीजल है आपकी गाड़ी, चाहे CNG है चाहे पेट्रोल है, उनके पास एक इंस्टेंट वाला ऑप्शन होता है ना, कि जैसे वो फ्यूल डाउन गया तो कहीं भी डलवा लिया। तो बंदों को ना एक मतलब रेंज एंजाइटी रहती है, जैसे कि आपने बताया कि कंपनी तो क्लेम करती है 400 के करीब, और आपको एक्चुअल में 300 किलोमीटर की रेंज मिल रही है। तो वो 300 भी जो मिलती है ना, वो तकरीबन ऐसे समझो कि 100% जब बैटरी होगी ना तब आपको 300 मिलेगी। अब आपने मान लो 100 किलोमीटर गाड़ी चला दी तो 200 रहेगी। तो ऐसा नहीं कि हमेशा ही 300 रहती है ना, कई बार आप देखते होंगे यार अब 60 किलोमीटर की दिखा रहे, तो उस रेंज एंजाइटी से आप कैसे डील करते हो? देखिए, मैं ये पहले क्लियर कर दूं कि जब मैंने ये गाड़ी ली थी सेम क्वेश्चंस मेरे दिमाग में भी थे, ठीक है। मैंने रिस्क लिया इसमें, एक्चुअली मैंने रिस्क लिया कि चलो करते हैं ट्राई। जब मैं पहले ट्रिप करके आया था अपनी फैमिली के साथ, तो भी मैंने ये क्या कहते हैं सोचा था कि इसको कैसे मैनेज करूंगा, क्या करूंगा। मगर हाँ, बहुत सारी ऐप्स हैं, अब महिंद्रा की ऐप्स हैं, नेक्सॉन की ऐप्स है, प्लग शेयर है, बहुत सारी ऐप्स हैं जो जिसमें आप अपना ट्रैवल लिखो फ्रॉम दिस डेस्टिनेशन टू दिस डेस्टिनेशन, उस डेस्टिनेशन के बीच में जितने भी आपकी EV चार्जेस होंगे, बी इट प्राइवेट यानी कुछ लोगों ने अपने खुद के भी सेटअप कर रखे हैं। हाँ। वो IOCL, स्टैटिक और भी कई ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है चार्जिंग का। तो आपको वो पूरा दिखा देगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपके पास है। हाँ, अभी ऐसे इंटीरियर्स में नहीं है। जैसे मैं हल्द्वानी गया था, हल्द्वानी में मुझे लास्ट चार्जर मिला, मैंने लास्ट वहाँ चार्ज करी, वहां से लेकर फिर एक नैनीताल में पड़ता है, नैनीताल रूट में नहीं आता,
फिर आपको उसके ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। तो अच्छा। इसमें आपको प्लानिंग जरूर करनी पड़ेगी इस गाड़ी को। मगर अगर जिसको दिल्ली एनसीआर में ये गाड़ी लेनी है, आंख बंद करे और ले ले, बस उसका पैसे की सेविंग ही सेविंग होगी, एक बार की कॉस्ट है। अब जैसे मैंने आपसे हम डिस्कस कर रहे थे कि मेरी 30,000 की सर्विस आ गई है, उसमें मुश्किल से मुश्किल 3,000 रुपए लगेंगे, पहली पेड सर्विस है। इससे पहले 400 500 कई 400 लोगों 500 को तो रुपए। लगता है ईवी ले लिया, सर्विस का खर्चा ही नहीं है, नहीं नहीं, सर्विस का खर्चा है इसमें। कुछ क्या कहते हैं, ऑयल्स वगैरह चेंज होते हैं जो लिक्विड कूलिंग। हाँ, लिक्विड कूलिंग के लिए जो होते हैं। बाकी एक्चुअल में महिंद्रा का लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। जितनी उनके पार्ट्स की कॉस्ट नहीं होती उससे ज्यादा। अगर मैं आपको 3,000 या 2,900 रुपए इसका कुछ एक्चुअल में 2,500, तो उसमें कम से कम उनकी 2,000 रुपए की तो सर्विस लेबर कॉस्ट होगी। अच्छा, तो उसमें फ्री सर्विसेज नहीं आपको ऑफर? फ्री हुई थी, मेरे हो गई ना। अच्छा। वो क्या कहते हैं, मैंने अवेल कर ली, वो 30,000 से पहले वाली थी। अच्छा, 21 लाख रुपए लगाने के बाद मतलब आपने बता तो दिया ही 23-24 हजार रुपए की ईएमआई जाती है, बट आप ढूंढ रहे हो कि ब्रेक इवन आपको मिल पाएगा? क्योंकि जब एक बंदा ईवी खरीदता है ना, तो उसको लगता है कि यार मैं पहले ही, जैसे आप XUV 400 ना लेके 300 ले लेते। खैर आपके साथ तो ये केस है, आपको ऑटोमेटिक ही चाहिए थी गाड़ी, बट अगर मैं मैनुअल ले लेता तो शायद मुझे 12-13 लाख रुपए बढ़ जाते, तो मेरे एटलीस्ट 7 लाख रुपए बच जाते, और मैं सोचता कि यार 7 लाख रुपए का पेट्रोल डलवा लूंगा, है ना? तो आपको कहाँ लगता है कि ये चल यार मेरी रनिंग तो ज्यादा है, बट कहीं ना कहीं मुझे ब्रेक इवन मिलेगा इसका? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरा जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि 123 के करीब मैं डेली रन करता हूँ, ठीक है। और मेरा फ्यूल का कॉस्ट 23-24 हजार रुपए, 25,000 रुपए भी पहुंच जाता है। अब ये लगाइए कि कोई भी मैं चाहे पेट्रोल वेरिएंट लूं या डीजल वेरिएंट लूं या सीएनजी लूं, कोई भी लूं, मेरी हर 3 महीने में 10,000 गाड़ी और लमसम चल जाएगी। और आप आजकल सर्विस की कॉस्ट लगाई, जैसे मेरे पे बड़ी गाड़ियां रह चुकी हैं इससे पहले जो थी, उसमें 17-18 हजार रुपए से कम की कोई सर्विस नहीं होती थी। तो आप ये लगाइए 23-24 हजार लमसम लेके चलते, 24,000 इंटू 3 प्लस सर्विस। तो आप, अगर आपका रन लंबा है, आप 100-80 इससे ऊपर अगर आपकी गाड़ी डेली चलती है, तो ये गाड़ी आपको ईवी वेरिएंट किसी भी, उसका सिर्फ महिंद्रा नहीं बोलूंगा मैं, आप कोई भी गाड़ी ईवी की आप बहुत इजीली ले सकते हैं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत इजीली अवेलेबल है, आपको कहीं कोई फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बिल्कुल मत डरिए कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरी गाड़ी यहाँ बंद हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। वो तो आपकी पेट्रोल और डीजल सीएनजी कोई भी गाड़ी बंद हो सकती है, मगर ये फ्यूल की वजह से आपकी गाड़ी कभी भी नहीं होगी। बस आपको थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत है अगर आप कहीं लंबे रास्ते के लिए जा रहे हैं। वैसे मैं भी जो ये गाड़ी चला रहा हूँ ना इस टाइम पे, मतलब मैं क्या ही बोलूँ कि मतलब जो सीवीटी होती है ना, उस सीवीटी भी कहीं इसके आगे नहीं टिक पाएगी, ये इतना स्मूथ चल रही है गाड़ी। दीपक, सबसे पहले मुझे ये बताओ, इस गाड़ी में पसंद क्या क्या आता है आपको? सबसे पहले फीचर्स की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, मुझे गाड़ी वैसे ओवरऑल सही लगती है, मगर मुझे जो मेरा एक बेस्ट फीचर है वो है एल मोड है। अगर आप एल मोड में गाड़ी चला रहे हैं तो आपको सिर्फ ब्रेक लगाने हैं, तो आप सिर्फ एक्सीलेटर से पाँव हटाइए, आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। अच्छा पहले 2 चीजें हैं, एक तो बम्पर टू बम्पर जैसे मेरी नीड है, ये मुझे उससे सेव कर देती है। दूसरा, आप ब्रेक शू की लाइफ देखिए कितनी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको सडन ब्रेक नहीं लगाने पड़ रहे, गाड़ी ऑटोमेटिकली रुक रही है। ऑटोमेटिकली अगर रुक रही है तो उसमें भी आपकी गाड़ी चार्ज कर रही है, रीजनरेशन हो रहा है। तो ये मुझे सबसे अच्छा फीचर लगता है। बाकी जो गाड़ी के फीचर है एवरेज सॉर्ट ऑफ है। अगर आप मुझे 5 में से रेटिंग देने के लिए कहेंगे, तो अगर फीचर्स की होगी तो मैं 2 या 2.5 से ज्यादा दे ही नहीं पाऊंगा। अच्छा, और सबसे चीज जो है इस गाड़ी में क्या परेशान करती है आपको? मुझे इस गाड़ी में जो परेशान करती है कि जब आप इस गाड़ी में बैठेंगे ना, तो आपने जो ये 20-21 लाख रुपए लगाए हैं वो आपको फील नहीं आएगी कि आपकी गाड़ी उस सेगमेंट में है जो क्या कहते हैं 19-20-21 लाख वाली सेगमेंट की गाड़ी है। अब इसका ऑल ब्लैक, अब देखिए कितना पुराना इन लोगों ने ऑडियो सिस्टम दे रखा है। स्पीकर्स अगर आप कंपैरिजन करें और गाड़ियों वो से, नई वाली गाड़ी में वो इम्प्रूव हो चुका है ये सब। हाँ, वो गाड़ी इम्प्रूव हो चुका है, मगर अब हमारे पास तो जो है हम उसी की बात कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब आप गाड़ी को, ये गाड़ी इतनी पुरानी तो है नहीं, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, तो हाँ जी, अगर जब ये गाड़ी अंडर डेवलपमेंट थी, जो भी इसके बाद इसको जो डेवलप कर रहा था, तो उसको ये सारी चीजें बातें माइंड में रखनी चाहिए थी। मगर महिंद्रा नोस की उनके फैंस हैं मेरे जैसे कि वो महिंद्रा की गाड़ी लेंगे।
तो वो लोग भी है क्योंकि हाँ जी मगर महिंद्रा ने उसके बाद जो नई गाड़ी में जो कुछ फीचर्स आए थे उसमें 6 फीचर्स उन्होंने अपग्रेड करे थे, जिसमें से एक अच्छा, उन्होंने क्रूज मतलब कंट्रोल आपने गाड़ी खरीदी, उस गाड़ी लेने के बाद इन्होंने उन्होंने आपको फीचर्स ऑफर बुलाया, हाँ उन्होंने बुलाया, वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, विच वाज वेरी गुड। हम्म। इसमें क्रूज कंट्रोल उन्होंने ऐड करके दिया, ट्रैक्शन कंट्रोल ऐड करके दिया। पहले इसमें इनफैक्ट आपके जो टायर्स के पीएसआई जो मेजर करता था आपको, टीपीएमएस, हाँ तो वो उसमें कुछ नहीं था, अब आने लगा है। अच्छा, अब आने लगा है। बाकी ओवरऑल अब मैं गाड़ी से मेरे को कोई सच कंप्लेंट नहीं है, मगर हाँ इम्प्रोवाइजेशन हो सकती थी जब ये गाड़ी इन्होंने हमें इनिशियल लेवल पे दी। और इसमें थोड़ा मुझे ये लगता है कि जो उन्होंने 400 प्लस का जो हमें क्लेम करा था वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक्चुअल में है ही नहीं। कभी भी आपको उसके नियर मतलब 350 गई कभी गाड़ी आपकी, 350 की रेंज निकाल दी? देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं नैनीताल गया था। नैनीताल जिस जगह मेरा घर है वहाँ से उत्तराखंड में जिस जगह से मेरा घर है वहाँ से 90 किलोमीटर है। 90 किलोमीटर ऑन एन एवरेज वहाँ 3 घंटे में कवर होता है। अच्छा, माउंटेन्स में 3 घंटों में कवर होता है, तो मैं 3 घंटे जाना 3 घंटे आना, ठीक है, 90 180। आप बिलीव करेंगे मैं गाड़ी 100% पे लेके गया था और 66% पे मैंने घर आके वापस खड़ी करी है। इतनी देर चलने के बाद? इतनी देर चलने के बाद इतने हिल्स को, क्योंकि ये जब हिल्स पे चलती है तो थोड़ी पावर लेती है, मगर हिल्स में जैसे वो चढ़ भी रही है तो वो नीचे भी उतर रही है, तो वो रीजन कर रही थी गाड़ी। तो पहाड़ों में लगा कहीं आपको कि गाड़ी दब रही है, चढ़ नहीं पाएगी? मुझे तो ये लगता है कि इस गाड़ी से कोई और ना दब जाए क्योंकि इस गाड़ी में इतनी पावर है। अभी आप इको मोड में चला रहे होंगे। हाँ, मैं इको मोड में भी ड्राइव कर रहा हूं। अगर आप इसके जो और दूसरे मोड हैं जैसे फीएलएस हो गया और जो इसका जो मोस्ट पावरफुल मोड है, उसमें आप जो नया कोई होगा गाड़ी चलाने वाला उसके हाथ में तो ये रुकेगी नहीं गाड़ी। अच्छा, मैंने इनफैक्ट इसको खड़े माउंटेन पे भी चढ़ाई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब जैसे XUV 300 हमारी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है, तो ये भी हमारी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ही है, मतलब फीचर रिच तो इतना नहीं है ये गाड़ी। हाँ यानी आप इसको आप ये समझ लीजिए कि जैसे मेरी नीड थी वो उसको फुलफिल करती है। आई एम वेरी हैप्पी। तो क्या आप दूसरे लोगों को भी ये गाड़ी रिकमेंड करते हो? मैं तो बहुत रिकमेंड करता हूँ, इनफैक्ट मेरे कहने के बाद कई लोगों ने ली भी है। तो गाड़ी देखिए मैंने आपको बताया ना कि 2 रीजन थे इस गाड़ी को लेने का। एक तो ये था कि मुझे वो जो मेरी कॉस्ट थी जो हर महीने बढ़ रही थी ट्रैवल की वो कम करनी थी। दूसरा आप एनवायरनमेंट का भी देखिए, इसमें कुछ है ही नहीं। मैं अगर ऐप में देखता हूँ तो वो दिखाता है कि आपने इतने पैसे सेव कर लिए, 1 1.5 लाख रुपए आपने जलाने के बाद, और आपने इतना एनवायरनमेंट को सेव कर दिया। अब कोई आप सब 4 मीटर गाड़ी चलाओगे 30,000 किलोमीटर में पता नहीं कितने का लाख से 1.5 लाख से भी ऊपर का फ्यूल आराम से। और सर्विस कॉस्ट उसकी अलग, सर्विस कॉस्ट इसकी अलग। इसमें आई मीन मुझे वे पहले से पता था। अब कोई ये नहीं कर सकता कि मुझे कंपनी ने मुझे धोखा दिया, मुझे उसने साथ। हाँ सिर्फ एक वो रेंज वाला था, मगर रेंज जो गाड़ी में चेक करते तो आप एज ए बायर आप ये सारी चीजें तो खुद ही चेक करोगे। जब 308 उसमें दिखाई रहा है तो 400 कैसे चले जाएगी? 400 जा सकती है जब आप बिल्कुल माउंटेन पे चला, मगर माउंटेन वाले क्या ये लेंगे। 2 मैंने देखी है, मैंने उत्तराखंड में भी कई गाड़ियां देखी जो वहाँ की लोकल गाड़ियां थी जिन्होंने ईवी ले रखी है। मगर आप ये गाड़ी तो मेरे ख्याल से जो ज्यादा लोग अभी इनिशियल लेवल पे जो यूज करेंगे वो दैट एनसीआर वाले यूज करेंगे। तो यार एक बात बताओ, जैसे मैं मान लो मैं अब गाड़ी खरीदता हूँ, है ना, एक 20 लाख की मैंने गाड़ी खरीदी, कोई पेट्रोल डीजल या XYZ कुछ भी ईवी के अलावा, है ना। अब मैंने गाड़ी खरीद ली, अब 5 साल बाद मैंने चलाया और मैं उस गाड़ी से बोर हो गया, अब मुझे चाहिए नहीं, तो मैं उसको रीसेल के लिए आराम से डाल सकता हूँ। तो क्या ऐसी रीसेल आप इस गाड़ी से एक्सपेक्ट करते हो? क्योंकि मैं तो नहीं करता। देखिए अभी जो कस्टमर है, इसको जो कस्टमर जो लेने वाला है वो ऐसा नहीं है जो इम्पल्सिव कस्टमर होगा कि मुझे गाड़ी आज ही लेनी। बड़े सोचा समझा हुआ डिसीजन होता है ये गाड़ी लेने का। क्योंकि आप देखिए कि इसमें कोई भी गाड़ी 14-15 लाख से, अगर मैं गलत नहीं तो 14-15 लाख से कम की कोई गाड़ी नहीं है। कोई भी किसी भी सब 4 मीटर में अगर आप बेस वेरिएंट्स को हटा दो, हाँ फीचर रिच अगर गाड़ी जितना बड़ा ये साइज है, थोड़े बहुत तो फीचर हो कि कीलेस एंट्री हो, म्यूजिक सिस्टम हो, तो इसमें आप ये 13-14-15 के आसपास आप घुस जाओगे। लेकिन जो ऑडियंस है ना वो बहुत मेरे ख्याल से वो एक मैच्योर डिसीजन लेती है, सोच समझ के लेती है।
क्योंकि अमाउंट बड़ा है, अमाउंट बड़ा है तो उसको ये भी पता होता है कि मुझे हर जगह इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा या मुझे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं रीसेल की बात करूं तो मुझे तो, मैंने तो ना ही सुना है कि कोई ऐसे इनिशियली रीसेल करना चाहता है, क्योंकि आप इनिशियली नहीं दीपक यार, देखो 4-5 साल बाद 6 साल बाद आदमी आएगा। सोचता है, अभी तो जो आपका कस्टमर है वो इस चीज को समझ रहा है कि क्या है ईवी। अभी वो बहुत इनिशियल लेवल पे है कि हमारी, अभी देखिए आपको अब थोड़ी बहुत गाड़ियां दिखने लगी है रोड पे ईवी। हाँ 5% से ऊपर का मार्केट शेयर ईवी तो का थोड़ी बहुत दिखने लगी है, मगर जैसे जैसे वो शेयर बढ़ने लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने लगेगा, तो इसकी रीसेल भी सही होगी, इसकी सेल भी ज्यादा होने लगेंगी गाड़ियां। तो अभी तो सेल्स भी इसकी बहुत कम है, क्योंकि लोगों को मैंने जैसे बताया कि डर है। तो अभी रीसेल का मेरे ख्याल से ना ही मैंने देखा, और बहुत कम प्लेटफॉर्म्स में मैंने देखी है। हाँ बिकने लगी हैं गाड़ियां, मगर मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि मैं तो इस गाड़ी को कुछ नहीं होगा तो मैं 10 साल तो चलाऊंगा, क्योंकि ये सब मुझे नहीं लगता कि। अच्छा जैसे 8-9 साल बाद अगर आप मान लो, आप बता रहे थे शायद 8 साल की आपने एक्सटेंडेड वारंटी शायद ली हुई है, तो आप मुझे बताओ कि उसके बाद अगर बैटरी में इशू आया तो बैटरी की क्या कॉस्ट आपने पता करी कि अराउंड कितना अभी वो मार्केट में आउट ही नहीं हुआ है कि इसकी बैटरी की कॉस्ट क्या होगी, क्योंकि ये मेन कंपोनेंट होता है ईवी का एक बैटरी है ना, हाँ जी, क्योंकि मोटर्स की लाइफ तो बहुत तगड़ी होती है ईवी की, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट यहाँ बैटरी क्योंकि कंज्यूमेबल में आ जाता है, उसके साइकिल्स होते हैं, वो एक ना एक दिन आपकी बैटरी चेंज होनी है ना, और जितना आप चलते हो आपकी तो बिल्कुल होगी, ठीक है। तो बैटरी की कॉस्ट है आपके माइंड में, क्योंकि अगर मान लो ऐसा कहते हैं ईवी में कि हाफ ऑफ द कार वैल्यू इज द बैटरी वैल्यू, ठीक है। तो 20 का 10 लाख रुपए, तो वो मतलब क्या 10 लाख रुपए मैंने 10 साल में फ्यूल में बचा लिए होंगे, और वो अप फ्रंट देने पड़ेंगे मुझे। अभी तो देखिए ये जो टेक्नोलॉजी है, बैटरी है, इसके बारे में सब लोग अनुमान ही लगा रहे हैं कि ये कॉस्ट होगी। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है तो बैटरीज भी सस्ती होंगी, अभी तो शायद इन्हें इंपोर्ट करनी पड़ती होगी ये कहीं से, तो कुछ टाइम में मैन्युफैक्चर भी होने लगेगी। तो ये इस पे कोई भी कमेंट करना बहुत जल्दी होगा इसके बारे में बोलना, क्योंकि अभी किसी के पास भी इस चीज का आंसर आप कहीं भी देख लीजिए, किसी में नहीं है। लेट्स एंजॉय द 8 इयर्स वारंटी, हाँ, और उसके बाद देखते हैं। आप मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इशू आएगा, क्योंकि फ्यूचर तो यही है, आपको भी पता है फ्यूचर भी यही है। हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि ईवी को प्रमोट करे, इसलिए उन्होंने सब्सिडीज भी दी थी जो फर्स्ट लेवल ऑफ बायर थे। जो 8 साल के बाद इस बैटरी का क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे तो आप ये भी है कि डीजल की लोग गाड़ियां ले रहे हैं, अभी 10 साल की वो है, हो सकता है गवर्नमेंट 5 साल की कर दे। तो एक बात बताओ दीपक, जैसे दिल्ली एनसीआर में तो गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कंपटीशन गाड़ी में, और जो कंपटीशन में है गाड़ियां उसमें काफी ग्राउंड क्लियरेंस इसकी कम है, ठीक है। उस हिसाब से जैसे नेक्सॉन में जाओगे तो आपको थोड़ी और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी मिल जाएगी उस गाड़ी में। तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस के साथ कहीं दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप आउट स्टेशन भी कर रहे हैं। वैसे तो पहाड़ों में आजकल ज्यादा रास्ते बन ही गए हैं, बट फिर भी कुछ पैचेस ऐसे होते हैं जहाँ खराब रास्ते होते हैं, तो कहीं कुछ नीचे से लगने वाली दिक्कत नहीं, इसमें कोई इशू खराब रास्तों में आपका सस्पेंशन कैसा रहा? बिल्कुल कुछ भी नहीं, ठीक है। वैसे कोई इशू नहीं आया। वैसे हम भी थोड़ा सा आपकी गाड़ी को रफ एरिया में डाल के देखेंगे कि सस्पेंशन कैसा है। अभी तक मेरा जो मैं एज्यूम कर पा रहा हूँ, सस्पेंशन बहुत स्मूथ है। हम ना आपकी गाड़ी को थोड़ा खराब रास्ते पे लेके जा रहे हैं और देख रहे हैं कि सस्पेंशन की स्मूथनेस कैसी है। तो मैं तो यहाँ पे सस्पेंशन मतलब 10 ऑफ 10 ही दूंगा इसको, पूरे नंबर है सस्पेंशन में गाड़ी को, कि एकदम स्मूथ राइड निकलते हुए आ रही है। कोई मुझे अंदर से कोई ऐसी पैनल से कोई साउंड नहीं आ रही, मतलब बहुत स्मूथ जा रही है गाड़ी यहाँ पे तो, ठीक है। अब इसके बाद हम एक टेस्ट और करेंगे आपकी गाड़ी का, कि हम इसमें आपका जो फीयरलेस वाला मोड है हम वो ट्राई करेंगे गाड़ी के अंदर। तो एक बार मैं गाड़ी रोक लेता हूँ और देखते हैं कि फीयरलेस आपका कैसा चल रहा है। तो अब हमने गाड़ी बिल्कुल रोक दी है और हम फीयरलेस मोड भी लगा लिए, तो अब चेक करते हैं, देखते हैं गाड़ी कितनी तेजी से उठ रही है। भाई बिल्कुल दिल्ली मेट्रो से पारे, 75 बड़ी इजीली टच कर जा रही है गाड़ी विद इन नो टाइम। यहाँ पर भी गाड़ी मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है जैसा आप बता रहे हैं। अगर आपके अभी भी इस गाड़ी को लेके कुछ सवाल बचे हुए हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, और हमारे साथ साथ दीपक जी भी हमारी हेल्प करेंगे आपके सवाल का जवाब देने के लिए। और क्या आपको XUV 400 पसंद आई
ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वैल्यू ड्राइव को। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।